चीनी इतिहास लेखन की परंपरा जो अत्यंत समृद्ध थी, इसकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर चीनी इतिहास लेखन परंपरा पर विस्तृत विमर्श करेंगे। चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का रेखांकन करेंगे। कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थीं चीनी इतिहास लेखन की। व्याख्यान के अंत में निष्कर्ष विद्वानों के विचारों के साथ रखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं चीनी इतिहास लेखन पर। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। चीनी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना चीनी लोगों में थी, आज भी है, प्राचीन काल से थी। इस कारण ये अन्य देशों के इतिहास, उनकी परंपरा पर विचार करना नहीं चाहते थे। वो अपने देश तक सीमित थे। मानव की तुलना में समाज को चीनी या चीन में महत्व दिया जाता था। व्यक्ति का महत्व सीमित था, समाज, उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं महत्वपूर्ण थी। चीनी परंपरा में व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता था, जिसका व्यवहारिक उपयोग हो। उपयोगितावादी दृष्टिकोण इनका था। ज्ञान तभी उपयोगी, ज्ञान का अर्थ तभी है कि जब वह उपयोगी हो, ये इनका दृष्टिकोण था। चीनी परंपरा में सामाजिक नियम का आधार प्राचीन परंपराएं और अतीतकालीन दृष्टांत थे। व्यक्तिगत योग्यता पर इनको विश्वास नहीं था। सामाजिक जो परंपराएं थीं, प्राचीन परंपराएं थीं, वही समाज के नियम, आधुनिक या जिस काल में वो जीते थे उस काल के नियम के लिए आधार थे। चीनी परंपरा में ज्ञान से अर्थ अतीतकालिक दृष्टांतों के ज्ञान से था। ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि जिसको अतीत काल का ज्ञान हो, जानकारी हो, वही ज्ञानी है। ज्ञान से अर्थ चीनी भाषा में ये कहा करते थे चीकू। विद्यार्थीगण इसको चीकू जो फल होता है उससे याद कर सकते हैं, क्योंकि चीनी भाषा के शब्द ऐसे हैं जिनको स्मरण में रखना बहुत कठिन कार्य है। तो मैंने इस प्रकार से इसको स्मरण में रखा था, चीकू। प्राचीन मार्गों का अन्वेषण, ज्ञान का अर्थ या ज्ञान से का समानार्थी शब्द चीनी भाषा में चीकू, और उसका अर्थ प्राचीन मार्गों का अन्वेषण, प्राचीन मार्गों की खोज जो करे वह ज्ञान की उपलब्धि करेगा या ज्ञानी होगा। इसके अलावा चीनी परंपरा में 5 उत्कृष्ट ग्रंथों पर बड़ा इनको विश्वास था। ये चीनियों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जीवन का प्रमुख प्रतिमान इसे माना गया। वस्तुतः यह 5 उत्कृष्ट ग्रंथ प्राचीन अनुभव से ही संबंधित हैं। चीनियों की मान्यता है कि इन ग्रंथों में सत्य, शाश्वत का विवरण है। कन्फ्यूशियस ने भी इसका समर्थन किया। इस कारण से यह चीनियों के जीवन के आधार ग्रंथों में से ये 5 ग्रंथ, जिनको ये 5 उत्कृष्ट ग्रंथ की संज्ञा देती हैं, सम्मिलित हैं। ली की अवधारणा। 5 उत्कृष्ट ग्रंथों के अलावा ली की अवधारणा भी चीनी समाज एवं व्यक्ति के जीवन का प्रमुख नियामक तत्व थी। निर्णय करने वाले तत्व में से ली भी था 5 ग्रंथों के अलावा। सामाजिक क्रियाकलाप, पारिवारिक संबंध, राज दरबार, रणभूमि में किस प्रकार से युद्ध, उसकी नीति, मनुष्य के कर्तव्य, सभी इस ली के सिद्धांत में सम्मिलित थे। प्रारंभिक काल में ली का प्रयोग मात्र धार्मिक कृत्यों के लिए किया जाता था, किंतु आगे चलकर यह विस्तृत होता गया, जैसा मैंने विवरण दिया। चू ही का विकासवादी सिद्धांत भी आता है। इतिहास के विषय में चीनी इतिहास दर्शन में चू ही के विचार हर्बर्ट स्पेंसर के जो सिद्धांत थे, जिन्होंने आंगिक सिद्धांत, श्राव्यवी सिद्धांत और अन्य सिद्धांत भी दिए थे, उनके विचारों से यह समानता रखता था। इनका विकासवाद गतिमान था। उनके अनुसार ताई बी को ली की गति चलायमान करती है। ली से बी को शक्ति प्राप्त होती है और इसी शक्ति से चिन याई के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। आपको बधाई कि अगर आप कुछ इसमें समझ सके होंगे चूही के विकासवादी सिद्धांत से। ये सब चीनी शब्दों का विवरण प्राप्त होता है। वो इस तरह से चूही का विकासवादी सिद्धांत जो हर्बर्ट स्पेंसर से समानता रखता था। आगे बढ़ते हैं।
चीनी इतिहास लेखन परंपरा पर विचार करते हैं जो बहुत विस्तृत थी। इतिहास लेखन में शीह की भूमिका, शीह मतलब इतिहासकार, इतिहासकार को थिए भी कहा जाता था, तो शीह से अर्थ इतिहासकार से लगाएंगे। 5 उत्कृष्ट ग्रंथों तथा ली की अवधारणा ने अतीत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की। यही श्रद्धा एवं आस्था इतिहास में रुचि लेने के कारण बनी। शीह प्रारंभ में यानी इतिहासकार प्रारंभ में मात्र घटनाओं का लेखक था। संघ काल में यह एक राजकीय कर्मचारी हो गया। शासकीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी से अर्थ चोऊ शासनकाल में, ये सब राजवंशों के नाम हैं। चोऊ शासनकाल में शीह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। वह राजा के साथ युद्ध भूमि में जाने लगा। कालांतर में शीह का पद पैतृक हो गया, वंशानुगत हो गया। चोऊ काल में युद्धों में वृद्धि हुई। राज्यों से राजनयिक संबंध बने। इन सब का विवरण शीह को यानी इतिहासकार को रखना होता था। इस तरह यह दरबारी क्रियाकलापों तक सीमित हो गया। राजा क्या करता है उसके इर्द गिर्द यह घूमने लगा और उसका विवरण रखने लगा। ये शीह यानी इतिहासकार था। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, यह ग्रंथ पर लेखों का ग्रंथ कहा जाता है अथवा इतिहास का ग्रंथ नाम था शुचिंग में मूलतः प्राचीन शासकों के भाषण, उनकी आज्ञाएं, उनके उपदेश संकलित हैं। वस्तुतः यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ था जिसमें नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ राजकीय समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है। वसंत एवं शरद इतिवृत्ति, धुन छिऊ, इनको चीनी भाषा में कहा गया। इन ग्रंथों में उपदेशों के स्थान पर तथ्यों के संग्रह को प्रधानता दी गई और इस प्रकार चीनी इतिहास लेखन की परंपरा में तथ्यों को प्रधानता प्राप्त हुई या तथ्यों पर जोर दिया जाने लगा। ये परंपरा थी वहाँ। बसंत और शरद इतिवृत्ति, ये ऋतुओं के आधार पर नामकरण ये किया करते थे। इतिवृत्ति ये लिखा करते थे, पूर्ण इतिहास तो नहीं थे। इतिवृत्ति आप लोग जानते होंगे। 2 प्रकार के इतिहास लेखन का प्रचलन हुआ। एक प्रकार में राजा के कार्यों का उल्लेख था, तो दूसरे प्रकार में राजा के उपदेश एवं अभिकथनों का संकलन किया गया। चीनी इतिहास लेखन का आधार ऋतुएं, जो मैंने अभी चर्चा की, बसंत एवं शरद इतिवृत्ति। इन इतिवृत्तियों में 722 ईस्वी पूर्व, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 722 ईस्वी पूर्व से लेकर 481 ईस्वी पूर्व तक के समय का वर्णन प्राप्त होता है। तो बड़े प्राचीन काल से यहाँ इतिवृत्ति की परंपरा शुरू हो गई थी। इनका प्रमुख विषय वस्तु, लू राज्य के आंतरिक एवं बाह्य मामले, सामंती युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं यथा जैसे ग्रहण, बाढ़, भूकंप इत्यादि का विवरण लिखा गया। कन्फ्यूशियस की रचना माने जाने के कारण इसको कन्फ्यूशियस की रचना माना जाता है। वस्तुतः ऐसा था, इस पर संदेह है। तो कन्फ्यूशियस की रचना माने जाने के कारण चीनी लोगों में यह अति लोकप्रिय है। इस पर 3 टीकाएं लिखी गई हैं, कुंग यंग, लियंग तथा स्थो शीह। ये 3 टीकाएं, इस पर टीकाएं आप जानते होंगे, किसी भी ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए जो लिखा जाए वो टीका कहलाता है। इन टीकाओं से चीनी इतिहास लेखन की 3 अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। तथ्यों की यथार्थता पर ये बल देते थे, सत्य पर इनका जोर था। तथ्यों को यथारूप प्रस्तुत न कर पूर्व के विचारों से तालमेल स्थापित करना आवश्यक था। यानी यथा तथ्य विवरण नहीं देना था, बल्कि पूर्व के जो मान्यताएं थी, जो विचार थे चीनी समाज में, उनके साथ उन तथ्यों का तालमेल स्थापित करना होगा और उसके अनुरूप फिर लिखना होगा। यानी तथ्यों को यथा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, पुराने विचारों के साथ मिलाकर उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ। प्राकृतिक आपदाएं यथा अकाल, बाढ़, भूकंप, ग्रहण आदि इतिहास को प्रभावित करती हैं। ये इनकी मान्यता थी। 3 मान्यताएं स्पष्ट हुई। प्रथम इतिहासकार के रूप में सुमाचिएन, सुमाचीन हम भारतीय लोग कहते हैं, भाषा में अंतर होने के कारण हम अपने ढंग से बोलते हैं सुमाचीन। सुमाचिएन यह एक दरबारी भविष्यवक्ता का पुत्र था। उसने बाल्यकाल में ही प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था।
उसके द्वारा विस्तृत यात्राएं भी की गई थीं। पिता की मृत्यु के पश्चात वह दरबार में ज्योतिषी के पद पर नियुक्त हुआ था। चीनी इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम इतिहासकार इसे स्वीकार किया जाता है। इसकी प्रमुख कृति शीह ची अर्थ हुआ इतिहासकार के लेख 130 अध्यायों में बटा हुआ है, विभक्त है। इस रचना में 2000 वर्षों का चीनी इतिहास का विवरण लिखा गया है। अनेक राजवंशों के उत्थान पतन का पूर्ण विवरण इसमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में तथ्यों के साथ कथा एवं नाटकीय विवरण भी प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं उपदेश भी प्राप्त होते हैं। सुमा चिएन के द्वारा सरस एवं रोचक प्रस्तुतिकरण किया गया है तथा इतिहास के शिक्षात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया है। कहा जाता है कि सुमा चिएन की रचना यदि आप पढ़ें तो आप ऊब नहीं सकते, गति उसमें प्राप्त होती है। कथा कहानियों से उसको सजा दिया गया है, साहित्य का रूप भी उसमें दे दिया गया है, जिसको हम कला का पक्ष कहते हैं। इतिहास में मूलतः विज्ञान मानते हुए भी कला का समावेश उसमें करना होता है प्रस्तुतिकरण में, ये सुमा चिएन ने किया। इसके द्वारा इतिहासकार को प्राचीन शासकों के नैतिक गुरु एवं निदेशक के रूप में देखा गया है। इतिहासकार शासकों के गुरु और निर्देश देने वाले निदेशक के रूप में देखा गया। इस संबंध में एक कथा भी है कि एक अल्पायु सम्राट चेंग ने खेल खेल में अपने छोटे भाई को एक जागीर देने की बात कही। दरबारी इतिहासकार ने चेंग से जागीर देने के लिए तिथि तय करने को कहा। चेंग ने कहा कि उसने मजाक किया है, खेल खेल में उसने बात कही है। किंतु इतिहासकार ने उसको शिक्षा दी कि इस तरह से राजा खेल में, हंसी खेल में कोई बात नहीं कह सकता। वह जो कहता है उसका पालन उसे करना चाहिए, और अंत में उसको जागीर देनी पड़ी। तो इस तरह से इतिहासकार के या शीह के महत्व को उद्धृत किया जा सकता है। प्रेरणा प्राप्त कर ग्रंथ लेखन। सुमा चिएन से प्राचीन संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में फाहियान ह्वेनसांग, हम सभी भारतीय परिचित हैं, इतिहास पढ़ने वाले सभी जानते हैं। फाहियान का अर्थ होता है धर्माचार्य। ह्वेनसांग जिसका मूल नाम जुआन च्वान था। इसके अलावा इत्सिंग ने भारत विषयक इतिहास का लेखन किया है। बहुत विस्तार से हम लोग इसके बारे में इतिहास के विद्यार्थी पढ़ते हैं। सुमा चिएन से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, इन तीनों इतिहासकारों ने। और दो तो ह्वेनसांग और फाहियान भारत यात्री के रूप में भी आए थे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनका आगमन हुआ था। इस तरह से बहुत सारे प्रमाण इनके प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने भी सुमा चिएन से प्रेरणा प्राप्त की थी। अगला इतिहासकार था पानकू। पानकू चीन का प्रमुख इतिहासकार था। सुमा चिएन से लगभग 150 वर्ष पश्चात पूर्ववर्ती हान वंश का इतिहास इसने लिखा। इसके द्वारा हान शू नामक ग्रंथ का सृजन किया गया। पानकू द्वारा शीह ची का अनुकरण करने का प्रयास किया गया, सुमा चिएन का अनुकरण करने का प्रयास किया गया, किंतु उसकी बराबरी यह नहीं कर पाया। सार्जेंट जो इतिहास के विश्लेषक हैं, इतिहासकार हैं, सब्सिडाइज्ड हिस्ट्री इनकी रचना को कहते हैं। तो इन्होंने अनुसरण किया था सुमा चिएन का। अगला है विश्लेषणात्मक इतिहास का आरंभ। शीह को राजकीय कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी जाने लगी से स्पष्ट है, मैंने आपको स्पष्ट किया। इतिहासकार, तो इतिहासकार को शासकीय कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। हान युग में विद्वानों को इतिहासकार के पद पर नियुक्ति दी जाने लगी, शासकीय पद उनका हो गया। प्रथम शताब्दी में पानकू की नियुक्ति भी इसी तरह के शीह या इतिहासकार के पद पर हुई थी। 7वीं शताब्दी में इतिहास लेखन विभाग की स्थापना की गई। तुंग वंश के काल में पृथक इतिहास विभाग स्थापित किया गया। तो पृथक इतिहास विभाग की स्थापना के साथ विश्लेषणात्मक इतिहास की परंपरा चीन में प्रारंभ हुई। पानकू की कृति हान शू का सुन युवेह के द्वारा इसका संक्षेपण किया गया, संक्षिप्त किया गया। इस ग्रंथ का विश्लेषण कर इसमें निहित सामग्री को व्यवस्थित भी किया गया। अनावश्यक तत्वों को पृथक करके रचना स्पष्ट की गई। नवीन आवश्यक सूचनाएं भी इसमें जोड़ी गईं। शीह ची एवं हान शू का ऐतिहासिक साधन के रूप में उपयोग किया गया। आगे चल करके अन्य इतिहासकारों ने भी किया। अगले इतिहासकार थे सुमा कुआंग।
प्रशासन सहायता दर्पण इनके ग्रंथ का नाम था। चीनी में त्सु चिह तुंग चेन का सृजन इसके द्वारा किया गया। चीनी भाषा में जब भी आप देखेंगे कहाँ से शुरू होता है कहाँ समाप्त होता है, ये निर्णय लेना हमारे लिए भारतीयों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि चीनी भाषा से हम बहुत परिचित नहीं हैं। इनके द्वारा ये किया गया। इस प्रकार चीन में विस्तृत इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। 24 मानक इतिहास में 9 इतिहास ग्रंथ ऐसे थे जिनका काल विस्तार तंग वंश से मिंग वंश के शासनकाल तक विस्तृत था। इनमें 618 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक के इतिहास का विवरण समाहित था। तो सुमा कुवंग ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इतिहास लेखन विभाग की स्थापना के साथ राजकीय प्रश्रय शासकीय प्रश्रय में सामूहिक इतिहास का लेखन प्रारंभ किया गया। स्वतंत्र इतिहास लेखन भी साथ में चलता रहा। यद्यपि राजकीय इतिहास लेखन हो रहा था, लेकिन यदा कदा ये देखने को मिलता है इतिहासकार चोवू चंग शिव ने स्वतंत्र रूप से 5 शासन वंशों का नवीन इतिहास सिन वू नाई शिह का लेखन किया था। ग्रंथ का नाम है शिन वू नाई शिह और इतिहासकार का नाम था चोऊ चंग शिव। इन्होंने ये रचना की थी। 7वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास लेखन चीन में हम देखते हैं। सुमा चीन की ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर चीनी कथाओं का संग्रह कर उसे पुनः व्यवस्थित किया जाने लगा। कथाओं का संग्रह करके उन्हें व्यवस्थित किया गया तथा ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखने की पद्धति अपनाई गई। यह लेखन महत्वपूर्ण था। इतिहास के दृष्टिकोण से कालांतर में अनेक विद्वानों ने इसका अनुसरण कर उसके आधार पर ग्रंथ की रचना भी की। कथाओं और गीतों के आधार पर इतिहास लेखन का प्रयास भी हुआ। इतिहास लेखन की अन्य विधा का विकास यहाँ पर हुआ। इतिहासकारों ने कथाओं और गीतों के आधार पर इतिहास लिखना प्रारंभ किया। मौखिक प्रचलित कहावतों को भी आधार बनाया गया, जिसको हम किंवदंती भी कहते हैं। कहावतें, मुहावरे, गीत, लोक कथा, लोक गाथाएँ होती हैं, उन सब के आधार पर भी इतिहास लिखने की परंपरा यहाँ पर बनी। तसो परंपरा से इतिहास लेखन, इस परंपरा में मौखिक परंपराओं की अपेक्षा कथाओं और घटनाओं को कम महत्व दिया गया तथा कुछ दार्शनिक विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। यह तसो परंपरा कहलाती है। ग्रंथ रचना, कन्फ्यूशियस ने बुक ऑफ चेंजेस लिखा। ये अनुवाद है, चीनी नाम नहीं है। उसके शिष्य ने द बुक ऑफ हिस्ट्री, स्प्रिंग एंड ऑटम, द मिडिल पाथ, मंग जू शू की रचना की। शाओ वन ने अपने शब्दकोश की रचना की इस काल में। 7वीं शताब्दी में इतिहास लेखन, तांग वंश की स्थापना के साथ चीन में राजनीतिक एकता का उदय हुआ। इस वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण युग था। ललित कलाओं के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी इतिहास लेखन की परंपरा यहाँ प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय इतिहास लेखन पर भी इस काल में जोर दिया जाने लगा। पृथक इतिहास विभाग का गठन, इतिहास के स्रोत अथवा साधन एकत्र करने हेतु पृथक इतिहास के लिए कार्यालय स्थापित किया गया और उन्हें धन उपलब्ध कराया गया। विद्वानों को सुविधाएं दी गई ताकि वे श्रेष्ठ कृतियों की रचना कर सकें। इस प्रकार से इतिहासकारों को प्रोत्साहन मिला। सुंगकालीन इतिहास लेखन, ये भारत का सुंग वंश नहीं है, ये वहाँ का शुंग है। सुंगकालीन इतिहास लेखन में इस काल में शासकीय इतिहास लेखन का कार्य हुआ। इसमें विकास और वृद्धि हुई। यू ची ने अपनी कृति द वेस्टर्न पिलग्रिमेज प्रस्तुत किया। स्वाभाविक है, आप समझ गए होंगे, ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में। इतिहास लेखन की दिशा में पर्याप्त विकास हुआ, परंतु महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह नहीं किया गया, ये कमी थी। मिंग वंश के अंतर्गत इतिहास का लेखन, शासकों के द्वारा लगातार युद्धों के कारण बाधा उपस्थित हुई, किंतु फिर भी इतिहास लेखन का कार्य हुआ। पृथक पृथक राज्यों का पृथक पृथक इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। इस काल में साउ नो तया तथा ह सी यू ची ने अपनी कृतियाँ प्रस्तुत की। अभिलेखों को सुरक्षित किया गया, उनकी विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया। 17वीं शताब्दी में चीनी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। ऐतिहासिक जागृति आ गई, ऐतिहासिक सामग्री और साक्ष्यों को महत्व दिया जाने लगा। पश्चिमी प्रभाव का प्रारंभ होता है। इस काल से कथाओं का महत्व इतिहास में सीमित हुआ। इतिहास कार्यालय की स्थापना हो चुकी थी। पांडित्यपूर्ण लेखों और संधियों को महत्व दिया जाने लगा था। ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया।
इतिहास कार्यालय के द्वारा केवल सरकार द्वारा प्रायोजित इतिहास का लेखन किया गया। व्यक्तिगत रूप से भी इतिहासकारों ने लेखन किया, यद्यपि दोनों की सामग्री क्योंकि एक थी। सामग्री से अर्थ इतिहास के साधन या इतिहास की सामग्री या स्रोत से है। ये सरकारी स्रोत ही थे, इसलिए विशेष अंतर इनके लेखों में नहीं आया क्योंकि स्रोत तो एक ही थे। किंतु फिर भी स्वतंत्र इतिहास लेखन भी कुछ हद तक चला। प्रमुख इतिहासकार तो चू, मा त्वा-लिंग जिसने भारत के विषय में भी लिखा, लियो ओहिन, सुसुम क्वांग, ती यू लिन, चिंची आदि प्रमुख हैं। इतिहासकारों ने पूर्व के इतिहासकारों की कटु आलोचना की, विशेषकर लेखन विधि की तथा नवीन पद्धति के अनुसरण की राय भी इनके द्वारा दी गई। 17वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य इतिहास लेखन प्रसिद्ध मंजू वंश के द्वारा 300 वर्षों तक चीन में शासन किया गया। ये मंचू वंश है, मंजू लिखा हुआ है, मंचू वंश। चीन इस काल में आधुनिक युग में प्रवेश करता है। अफीम युद्ध तथा ताइपिंग विद्रोह का चीन को सामना करना पड़ा, जिससे इतिहास लेखन भी प्रभावित हुआ। यूरोपीय प्रभाव भी आने शुरू हो गए। यूरोपियों से संपर्क के कारण इतिहास लेखन में परिवर्तन हुआ। ईसाई पादरियों और धर्म प्रचारकों के यहाँ प्रवेश के कारण धार्मिक विषय पर भी इतिहास लेखन सामग्री का संकलन प्रारंभ हुआ, जो पहले वर्जित माना जाता था। धर्म को इतिहास में स्थान नहीं दिया जाता था, किंतु अब उसको भी स्थान दिया जाने लगा। इतिहासकारों को संरक्षण दिया गया। इस काल में इनको प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ। शोध की परंपरा चीन में प्रारंभ हुई, महत्व दिया जाने लगा। ये पहली बार हुआ। कु यंतु के नेतृत्व में नवीन इतिहास लेखन पद्धति का प्रारंभ हुआ। इस पद्धति के विद्वानों का मुख्य उद्देश्य अपनी योग्यता के द्वारा राष्ट्र को सुदृढ़ करना था। इतिहास का अध्ययन केवल सैद्धांतिक न हो, एकता की भावना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करना इन इतिहासकारों का लक्ष्य था। इतिहासकार राष्ट्रवादी हो गए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने लेखन इतिहास का शुरू किया। पुरातन साहित्य की सुरक्षा और अध्ययन की दृष्टि से किया जाना चाहिए, इनकी मान्यता थी, ताकि वर्तमान पीढ़ी में अपने अतीत के प्रति, सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना का विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से भी लेखन शुरू हुआ। चांग हु च्वांग की नई अवधारणा, इतिहास लेखन की नई अवधारणा को स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इनकी नई धारणा में साक्ष्यों के एकत्रीकरण का हर संभव प्रयास किया जाता था। विश्लेषण के स्थान पर निहित अर्थ को समझने पर अधिक बल दिया गया कि इन परंपराओं में, इन साक्ष्यों से इसका अर्थ क्या है। विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने की जगह उसका अर्थ निकालने पर जोर दिया गया। चीनी इतिहास लेखन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास इस तरह से हुआ। इस कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई तथा इनको मौलिक चिंतक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनकी तुलना डोम वेटस्टा वाइस के साथ इनकी तुलना की जाती है। इस काल में तुलनात्मक इतिहास लेखन की परंपरा भी यहाँ शुरू हुई। अफीम युद्ध के पश्चात चीनी इतिहास लेखन में बड़ा परिवर्तन आया। तुलनात्मक इतिहास लेखन की परंपरा की इस प्रकार से यहाँ शुरुआत हुई। यूरोप के साथ चीनी इतिहास या यहाँ की परंपराओं की तुलना की जाने लगी। ये पश्चिम से आयातित पद्धति इनको प्राप्त हुई। 20वीं शताब्दी में चीनी इतिहास लेखन देखते हैं। पश्चिमी इतिहासकारों ने चीनी जीवन, संस्कृति, इतिहास एवं कला के संदर्भ में पुनः खोज प्रारंभ की। चीनी इतिहासकारों के प्रयास भी इसके साथ साथ चले, समानांतर रूप से चले। चीनी इतिहासकारों ने भी पुनर्व्याख्या करनी प्रारंभ की। परंपरागत दृष्टिकोण को इन्होंने त्याग दिया। साम्यवाद, प्रजातंत्र, उदारवाद आदि से चीनी इतिहासकार प्रभावित हुए और उन्होंने इन पर भी लेख लिखना शुरू किया। साम्राज्य के पतन के बाद समस्त दस्तावेज इतिहासकारों को उपलब्ध कराए गए। शाही संग्रहालय के सभी वर्णन वर्गीकृत व व्यवस्थित किए गए तथा इन्हें एक श्रृंखला में प्रकाशित भी किया जाने लगा। अब राष्ट्रीय इतिहास लेखन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। आधुनिक काल के इतिहास लेखन को भी अब महत्व दिया गया। केवल प्राचीन इतिहास से ध्यान अब हटा। आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा भी इस प्रकार यहाँ शुरू हुई। राजनीतिक विचारधारा, कला, साहित्य, सभ्यता, पश्चिम विचारों के संदर्भ में इतिहासकारों ने लिखना प्रारंभ किया। चीनी इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जैसे विश्व के इतिहास को बांटा जाता है, हमारे देश के इतिहास को भी हम 3 भागों में मुख्यतः बांटकर पढ़ते हैं। यद्यपि मध्यकाल को सल्तनत काल
और मुगल काल में बांट के देख लेते हैं, 4 भाग हम कर लेते हैं, अन्यथा उसको मध्यकाल के अंतर्गत ही देखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन की परंपरा और परिवर्तन यहाँ पर हुए। अब देख लेते हैं चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। पहली विशेषता, पूर्ववर्ती शासक का इतिहास लेखन आवश्यक था। चीन की ऐसी परंपरा जो सराहनीय है, दूसरा शासक या दूसरा वंश जब भी आता था वह पूर्ववर्ती शासक के संबंध में पूरे इतिहास का लेखन करता था। ये उसके लिए अनिवार्य था। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, मनुष्य के ऊपर समाज तथा सामाजिक नियमों का पालन आवश्यक था। मनुष्य के स्थान पर समाज को अधिक महत्व, और सामाजिक नियमों का आधार प्राचीन परंपराएं और दृष्टांत थे। प्राचीन पद्धति के आधार पर सामाजिक नियम बनते थे। समाज महत्वपूर्ण था, किसकी तुलना में? मनुष्य की तुलना में। ये भूमिका में भी हमने चर्चा की। पृथक इतिहास लेखन विभाग, ये विशेष बात थी कि अलग से इतिहास विभाग ही स्थापित कर दिया गया। सिंह या इतिहासकार शासकीय कर्मचारी हो गया। यदा कदा स्वतंत्र लेखन भी हुआ, किंतु इतिहास विभाग एक महत्वपूर्ण बात थी। ये चीन में देखने को मिलती है। पूरक विभागों पर जोर, जिनको जोड़कर अलग अलग खंडों में अलग अलग ढंग से इतिहास का लेखन होता और उनको संकलित करके फिर एक इतिहास की रचना होती। उसके भाग थे। पहला, ची चू चू, शासकों से संबंधित कार्य एवं विश्राम की दैनंदिनी। कह सकते हैं शासकों की दैनंदिनी, वो क्या क्या करता है, क्या बोलता है दिन भर में, उसको जो साथ में रहकर लिखता था वो कहलाता था ची चू चू। लिखने वाला इतिहासकार होता था, शी साथ में राजा के होता था। तो ची चू चू का अर्थ दैनंदिनी, राजा की दैनंदिनी कह सकते हैं। शिहंगची, प्रधानमंत्रियों एवं उनके सहायकों द्वारा 57 प्रशासन के लेख तैयार किए जाते थे। ये प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता था ची चू चू, और अन्य आधारों पर उनके सहायक होते थे। ये प्रशासनिक लेख तैयार करते थे, क्या क्या निर्णय हुए, कार्यान्वयन कैसा हुआ, ये शिहंगची में किया जाता था। तो पहला ची चू चू, दूसरा शिहंगची, तीसरा जिहली। दैनिक लेख थे दो, जो ची चू चू तथा शिहंगची के आधार पर तैयार होते थे। पहले के दोनों के आधार पर जिहली तैयार होता था। चौथा था शिहलू। यह सभी मिलकर, ऊपर के 3 हैं, इनको मिलाकर शासक विशेष के विश्वसनीय लेख, इसको कह सकते हैं। शिहलू का अर्थ था चीनी भाषा में शिहलू, हिंदी में उसका अर्थ विश्वसनीय लेख। ये बनाए जाते थे ऊपर के तीनों को मिलाकर। और पांचवा था कुबोशिह। इन सभी को मिलाकर राष्ट्रीय इतिहास लेखन किया जाता था। आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये ऊपर के जो 4 भाग थे, ये पूरक हमने इसलिए कहा कि अलग अलग थे, सब एक दूसरे को पूर्ण करने में लगते थे, और अंत में कुवोशिह राष्ट्रीय इतिहास का लेखन होता था। प्रारंभ होता था ची चू चू से, जो दैनंदिनी थी, फिर शिहंगची, फिर जिहली, फिर शिहलू, और इन सभी को मिलाकर राष्ट्रीय इतिहास लेखन में इस सामग्री का उपयोग होता था। तो इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार की समृद्ध परंपरा वहाँ पर थी। समस्त स्रोतों का समुचित उपयोग, इतिहास को एक दर्पण तथा भविष्य की शिक्षा के लिए इनका विशेष ध्यान था, उपयोग करने की धारणा थी। तो समुचित उपयोग किया गया स्रोतों का। यथार्थ इतिहास लेखन पर जोर दिया गया। प्राचीनतम चीनी इतिवृत्ति, वसंत तथा शरद इतिवृत्ति में भी सत्य लेखन पर बल दिया गया था। शासकों की दैनंदिनी ची चू चू को शासक नहीं पढ़ सकते थे, ये विशेष उल्लेखनीय बात है। समझ जाएं आप कि राजा है, राजा के साथ एक इतिहासकार है जो सिंह कहलाता है, और वह सिंह नहीं सिंह दैनंदिनी लिखता है कि राजा क्या क्या करता है, कब आराम करता है, कब खाना खाता है, क्या क्या भाषण देता है, क्या निर्देश देता है, ये सब कुछ वो लिखता है। और इसको शासक जो राजा था वह नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि इतिहासकार उसमें राजा की बुराई भी लिख सकता है। गलत उसने किया तो वह गलत लिखेगा, और यदि राजा पढ़ेगा तो इतिहासकार को डांट पड़ेगी और उसको उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वह इतिहास धाती के रूप में रख लिया जाएगा। तो इसमें ये नियम था कि ची चू चू यानी दैनंदिनी को शासक नहीं पढ़ सकता था, यद्यपि वह उसी के बारे में लिखा जाता था। ये विशेष बात थी। इससे इतिहासकार सिंह स्वतंत्र होता था
वह उसकी बुराई भी लिख सकता था। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ जो दरबारी इतिहासकार थे मध्यकाल मुगल काल में, आप देखें सारे राजा के इर्द गिर्द घूमकर उसकी प्रशंसा में ही लेख लिखा करते थे। एक तरह से कहें तो उनके इर्द गिर्द घूमकर, चापलूसी शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, इस तरह का ही काम वो किया करते थे। आंशिक सत्यलेखन मिंग तथा चिंग शासन काल में ची छू छू अथवा दैनंदिनी शासकों द्वारा नहीं पढ़ी जाती थी, किंतु अंत में अनुमोदन हेतु शासकों के समक्ष उसको लाया जाता था जब वह उसको पढ़ सकता था। इस कारण से, इस परंपरा के कारण इतिहासकार डर कर यानी आंशिक सत्य का लेखन करते थे। संगोपन का सिद्धांत। नैतिक शिक्षा देना चीनी इतिहास लेखन की अवधारणा का एक प्रमुख अंग था। ऐसे व्यक्तित्व जिनसे नैतिक शिक्षा मिलती हो, उनकी गलतियों को उजागर न करना, उनकी गलतियों को न लिखना संगोपन कहलाता है। बसंत तथा शरद इतिवृत्ति की टीका में कुंग युंग ने भी इसका उल्लेख किया है। कन्फ्यूशियस ने भी 3 प्रकार के लोगों की गंभीर गलतियों के संगोपन का निर्देश दिया। जो आदरणीय हों, सुन चे, आदरणीय लोगों की बातें छुपाई जाएं, घनिष्ठ संबंधी चिन चे, तथा योग्य, जो योग्य व्यक्ति हों उनकी गलतियां, यदि वो कुछ गलती कर जाते हैं तो उसको छिपा लिया जाए ताकि लोगों को नैतिक शिक्षा देने में सुविधा हो और लोग उनकी गलती देखकर उनको न माने, ऐसा न हो। तो ये संगोपन, एक तरह से संगोपन का सिद्धांत नैतिक शिक्षा देने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की गलतियों को छुपा लेने से अर्थ था। इसमें सुधार के भी प्रयास हुए, त्रुटियां देखी गईं। संगोपन के सिद्धांत में सुधार के प्रयास। चीन के इतिहास लेखन में मान्यता आई कि आज जो व्यक्ति आदरणीय हैं, भविष्य में वे आदरणीय नहीं रहेंगे या रहेंगे आवश्यक नहीं है, अतः कालांतर में उसमें सुधार कर दिया जाना चाहिए। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि लगातार संगोपन की प्रक्रिया चलती रही और उनमें सुधार की प्रक्रिया नहीं हो पाई। ताओ प्रथम ने संगोपन की एक रोचक विधि प्रस्तुत की। इसमें किसी व्यक्ति की जीवनी में उसका उल्लेख न किया जाए उसके त्रुटि का, लेकिन अन्य जगहों पर चर्चा करते हुए उसकी त्रुटि को बता दिया जाना चाहिए। इससे वह सीधा अपमानित भी नहीं होगा किंतु उसके बारे में उल्लेख भी होगा। इस तरह से इस पर भी इन्होंने विचार किया कि संगोपन का सिद्धांत वस्तुतः सही तो है नहीं, क्योंकि इनके भीतर सत्य को बताने की अवधारणा ज़्यादा प्रबल थी बजाय नैतिकता के उपदेश देने के। अगला बिंदु है इतिहास की नैतिकता की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। इस पर हमने भी चर्चा की और तुलना भी की कि सत्य की अवधारणा बताने की ज़्यादा इनमें प्रबल आकांक्षा थी बजाय नैतिकता की शिक्षा देने के, किंतु वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास से शिक्षा भी प्राप्त हो, इसीलिए इन्होंने संगोपन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। 5 उत्कृष्ट ग्रंथों के प्रति श्रद्धा इनके मन में थी। इस पर भी हमने पूर्व में भी चर्चा की है। ये 5 ग्रंथ थे: शुचिंग, छुनछिउ, शीचिंग, ईचिंग, लीची। ये 5 ग्रंथ थे। इनको बड़ी श्रद्धा की भावना से ये देखते थे और उनके जीवन के प्रमुख आधारों में ये और ली, हमने इस पर चर्चा की। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। राज्य नष्ट हो सकता है, इतिहास नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारणा थी चीनी इतिहास में। वांगो की स्पष्ट धारणा थी तथा सामान्य चीनी समाज भी इसे स्वीकार करता था। तो राज्य नष्ट हो सकता है, इतिहास नष्ट नहीं होता। ये बड़े महत्वपूर्ण विचार थे जो चीन में थे। पूर्ववर्ती राजा का इतिहास लेखन अनिवार्य था। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी। इस पर भी हमने बात की कि अगला जो राजा होगा अपने से पहले राजा के वंश का पूर्ण विवरण प्रमाण सहित रखेगा। ये उसके लिए अनिवार्य था। ये बहुत अच्छी परंपरा थी क्योंकि तुरंत कुछ समय के बाद ही दूसरा राजा हुआ है तो सारे सबूत, प्रमाण या स्रोत मौजूद होते हैं। इतिहास का लेखन किया गया। इतिहासकारों को स्वतंत्रता थी। दैनंदिनी ची चू चू को चीनी शासक नहीं पढ़ते थे। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो इतिहासकारों की आज़ादी पर, स्वाधीनता पर ध्यान दिया गया ताकि वह निष्पक्ष और सत्य लेखन कर सके। ये महत्वपूर्ण बात थी। सत्य संगोपन का सिद्धांत। यदि कोई प्रेरक चरित्र हो उसमें दोष न दिखे, इस हेतु संगोपन किया जाता था। फिर बाद में उन्हें लगा कि ये सत्य के साथ छेड़छाड़ है, इसलिए उन्होंने ऐसे भी प्रयास किए कि उनके चरित्र के दोष प्रकट भी हो जाएं,
किंतु कोई यदि उनके जीवनी को पढ़े सीधे तौर पर तो वह प्रेरक चरित्र भी लगे, तो उपदेश भी मिल जाए और सत्य का पालन भी हो। इस पर ऊहापोह की स्थिति हम देख सकते हैं, जिस पर हमने चर्चा की। बसंत तथा शरद इतिवृत्ति, ये प्राचीन काल से, अत्यंत प्राचीन काल से चीन में ये परंपरा थी। इतिहास लेखन पूर्ण इतिहास तो नहीं कहा जाएगा, किंतु फिर भी ज़्यादातर इतिहास के करीब था। बसंत एवं शरद इतिवृत्ति प्राचीन काल से ही ये परंपरा चीन में देखने को मिलती है, उल्लेखनीय है। सत्य लेखन का आग्रह इनका बड़ा प्रबल था। इस पे हमने विस्तार से चर्चा कर ली है कि सत्य लेखन पर संगोपन को भी उन्होंने दूसरे दर्जे पर रखा। सत्य का आग्रह इनका बड़ा प्रबल था। ये अच्छी बात है, इतिहासकार में होना चाहिए, तभी वह अपने पूर्वाग्रहों से रहित होकर इतिहास का लेखन कर सकता है, ताकि वह सत्य को बता सके। ये परंपरा चीन की उल्लेखनीय परंपरा है। इतिहास लेखन हेतु पृथक विभाग महत्वपूर्ण था, ताकि इतिहास का सही ढंग से लेखन हो सके। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। महत्वपूर्ण विचार देख लेते हैं। सुमा चियन के अनुसार अतीत के कार्य व्यापार एवं घटनाओं का परीक्षण तथा उनकी सफलताओं एवं असफलताओं, उनका उत्थान व पतन के पीछे स्थित सिद्धांतों का अनुसंधान ही इतिहास का लक्ष्य है। ये सुमा चियन की परिभाषा थी इतिहास की, महत्वपूर्ण है। सत्य लेखन के समय चीनी अवधारणा, गिरजाशंकर प्रसाद मिश्र लिखते हैं, इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार आकाश के नीचे स्थित सभी लोगों तथा भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी होता है। ये चीनियों के विचार थे इतिहास लेखन करते समय कि वह आकाश के नीचे स्थित सभी लोगों के तथा भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का अर्थ है कि वह सत्य का लेखन करे, अपनी किसी भावना से प्रभावित होकर लेखन न करे, ऐसी धारणा चीन में थी। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे के अनुसार किसी भी पूर्वी देश और अधिकांश पश्चिमी देशों की अपेक्षा चीन के इतिहास पर सर्वाधिक मूल स्रोत उपलब्ध हैं। चीनी इतिहास लेखन परंपरा विश्व की श्रेष्ठ परंपराओं में से है। इसमें चीन में घटी प्राचीन घटनाओं का न केवल वर्ष, माह, अपितु दिन तक जानना संभव है। ये गोविंद चंद पांडे लिखते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कितनी स्पष्टता चीनी इतिहास लेखन में थी। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे आगे लिखते हैं, चीनी परंपरा का यह विश्वास महत्वपूर्ण है कि राज्य नष्ट हो सकता है, परंतु इतिहास नष्ट नहीं होता। चीन में सत्य लेखन का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, किंतु इतिहासकार के स्वातंत्र्य का अतिक्रमण सर्वथा असामान्य बात नहीं थी। कहने का अर्थ, फिर भी इतिहासकार की स्वाधीनता का उल्लंघन तो होता था, किंतु फिर भी सत्य के प्रति आग्रह जो था चीनियों में, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इस तरह से हम देखते हैं कि चीनी इतिहास परंपरा समृद्ध परंपरा थी, अत्यंत समृद्ध परंपराओं में से एक थी।